पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये समझा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चीज क्या होती है, किसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और साथ ही साथ में हमने उसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे। इस लेक्चर के अंदर हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। हमने वहां पर यह भी समझा था कि दो टाइप के सेल होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, या फिर जिसको गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का काम क्या होता है वो मैंने बता दिया था थोड़ा बहुत, तो मतलब बहुत ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं दी थी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया लग गया था कि ये काम क्या करता है। मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना है तो वो काम कौन करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करेगा। अब एक प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझा दूं, मतलब आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को समझ लिया। आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करा होगा, उसी एक्सपेरिमेंट को अगर नहीं भी किया है तो यहां पे अपन कर लेंगे, उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहां पर करने वाले हैं। अब देखो जरा, यहां पर मेरे पास में मतलब बीकर जैसा एक अपने पास में ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर मैंने दो पेंसिल्स डिप करी हैं। अब क्या करते हैं हम, यहां पर बेसिकली एक बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं और फिर ऑब्जर्व करना चीजों को। एक बार देखो जरा, एक मिनट देखिए, हाँ अब देखो जरा, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो चीजों को तो एक पेंसिल से देखो, एक पेंसिल पे कहीं ना कहीं गैस जैसा या अपन को बुलबुले जैसी चीजें दिख रही हैं। अगर आप देख पा रहे हो यहां पर एक पेंसिल के बॉटम में क्या दिख रहा है अपन को, बुलबुले जैसी चीज दिख रही है। देखो अगर देख पा रहे हो आप, इसको दोबारा से कनेक्ट करते हैं और आप देखने की ट्राई करो, अभी ट्राई करो, अभी आपको कुछ ना कुछ तो दिख रहा होगा। देखो यहां पर इस वाली पेंसिल पे, तो ये क्या हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। अब कैसे होती है, कौन सी यहां पर गैस लिबरेट होती है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है वो समझना है अपन को। तो यहां पर हमने क्या किया पता है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना दिया है जिसके अंदर यहां पर हो रही है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। बेसिकली इसके अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो अब इसी को शुरुआत करते हैं आज के इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हमको यही समझना है। देखो प्रोसेस जो है दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया अभी कि अपने पास में यहां पर क्या था, एक बीकर है। इस बीकर को एक यहां पर अपने पास पेंसिल है, एक इधर पेंसिल है, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ में, ठीक है, एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। और यहां पर क्या था, यहां पर एक सॉल्यूशन प्रेजेंट था। आपको लग रहा होगा वाटर है, नहीं, सॉल्यूशन था, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था। क्या था इसके अंदर, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन था, ठीक है। यहां पर बेसिकली एक बैटरी है और इधर अपना एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। जैसे ही मैंने बैटरी के साथ में उसको जोड़ा तो यहां पर क्या हो, बेसिकली जो NaCl है वो डिसोसिएट हुआ, साथ में वाटर H+ है, OH- है, ठीक है। तो रिजल्टेंट क्या हुआ, यहां पर अपने आप को Na+ दिखा, Cl- दिखा, और यहां पर H+ दिखा, यहां पर OH- दिखा। तो होता क्या है, बेसिकली जो H+ है या फिर OH- है, Na+ है, वो Cl- कहीं ना कहीं इनमें से, मतलब आगे बात करेंगे कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही आप बैटरी को ऑन करते हो या फिर जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हो सेल के अंदर, यहां पर एक सेल बन गया है जो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। जैसे ही आप यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हो सेल के अंदर, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिसोसिएट होता है, वो आयंस की फॉर्म में टूटेगा, और ये जो आयंस हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। अब इलेक्ट्रोड में मान लेता हूं पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव वाले आयंस इधर की साइड जाएंगे, और ये नेगेटिवली चार्ज है तो ये पॉजिटिव वाले इधर की जाएंगे। ये तो संसार का नियम है कि दो अपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जानते होंगे इस चीज को। तो यहां पर वही हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट अपने पास में जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वहां पर जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, ठीक है। ये चीज यहां तक समझ में आ गई होगी। तो यहां पर क्या होता है, हमारा जो कैटाइन है वो कैथोड की तरफ जाता है,
और जो एनाइन है बेसिक सी बात है, ठीक है, कैटाइन पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है? कैथोड कहते हैं उसको। एनाइन कौन है? नेगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, मतलब एनोड की तरफ जाएगा। तो होता क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रोड पर जो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब एनोड और कैथोड पर कहीं ना कहीं या तो गैस लिबरेट होगी या फिर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। मतलब एनोड और कैथोड पे कुछ प्रोसेस होती हैं जिनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। अगर आपने थोड़ा बहुत अगर रेडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ी होगी तो आपको यह पता होगा कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो वहां पर ये प्रोसेस होती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस हो गई उसको अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ आयंस हुई और उस मूवमेंट ऑफ आयन की वजह से क्या हुआ? रिजल्टेंट अपन को कैथोड पर कुछ चीज मिली, एनोड पर कोई चीज मिली। किस वजह से? कैथोड पर रिडक्शन हुआ, एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ, जिसकी वजह से अपन को कुछ सब्सटेंस मिले। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। मतलब सीधा सा अगर बच्चे वाला दिमाग लगाएं तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो प्रोसेस होती है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। ये चीज अपन को समझ में आ गई। तो अब हमको ये समझना है यार, इलेक्ट्रोलाइसिस तो समझ में आ गया, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस क्या सिंपली इतना सा ही है? अब यहां पर हम सीख लेते हैं। बेसिकली आपको एक आइडिया मिल चुका है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दिखता कैसे। अब थोड़ा सा तरीके समझते हैं, यानी हम यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझते हैं और थोड़ी बहुत उसके बारे में बातें समझ लेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज है, अगर आपको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाना है, सबसे पहले आपको एक कंटेनर चाहिए हो। कंटेनर मतलब इतना बड़ा चाहिए नहीं यार, सिंपल एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन सकता है। ओके, तो मैंने एक बीकर ले लिया, मान लीजिए इस बीकर के अंदर आपको 2 मेटल की रॉड या फिर 2 कोई भी ऐसी चीज। अब देखो पेंसिल क्या है, पेंसिल ऐसा इलेक्ट्रोड काम कैसे कर रही? वो इस वजह से काम कर रही है क्योंकि पेंसिल के अंदर कहीं ना कहीं ग्रेफाइट होता है, और ग्रेफाइट के बारे में ये कहा जाता है कि ग्रेफाइट कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। मतलब हमको 2 ऐसी चीजें चाहिए होंगी जो कहीं ना कहीं एज ए इलेक्ट्रोड काम कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हमको या तो मेटल रॉड मिल जाए या फिर ग्रेफाइट की चीजें मिल जाए, मतलब ग्रेफाइट मिल जाए कहीं ना कहीं, तो वो एज ए काम कर सकती है इलेक्ट्रोड। तो कहने का मतलब हमको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड हो गए। अब इन 2 इलेक्ट्रोड को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में, जिसको हम प्यार से बैटरी कह सकते हैं। अब क्या चाहिए होगा? अब इसके साथ में अगर आपने देखा हो, ये 2 इलेक्ट्रोड हो गए, एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया मतलब बैटरी हो गई, एक हमको यहां पर सॉल्यूशन चाहिए। लेकिन अगर आपको पता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर या इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए हमको एक इलेक्ट्रोलाइट नाम की चीज चाहिए होती है, बताया था पिछले लेक्चर के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो या तो एक्वस मीडियम में या फिर नॉर्मली वो कहीं ना कहीं डिसोसिएट हो जाता है, उसके लिए कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उसी को मैंने अब क्लासिफाई करा था स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट को। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन आते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस आते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट आते हैं, ठीक है। वीक में कौन आता है? तो वीक एसिड आता है, वीक बेस आता है, वीक सॉल्ट आता है। ये चीज मैंने बताई थी। इलेक्ट्रोलाइट यार ऐसी चीज है जो डिसोसिएट हो सकती है कहीं ना कहीं, या तो एक्वस मीडियम में या फिर नेचुरली। तो यहां पर हमको एक चीज और चाहिए होती है जो कि है इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर एक इलेक्ट्रोलाइट भी चाहिए होता है। तो अभी अपन ने क्या क्या देखा? यहां पर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। हमको 2 इलेक्ट्रोड चाहिए जिनमें से एक होगा पॉजिटिवली चार्ज और एक होगा नेगेटिवली चार्ज। इसको हम एनोड कहते हैं। आगे बता रहा हूं, अगर आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हो तो एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगर आप बात करते हो कैथोड की तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नेगेटिवली चार्ज हो रहा है। मैं जोर क्यों दे रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पे? क्योंकि जब हम गैल्वेनिक सेल की बात करेंगे वहां पर इनका साइन चेंज होगा, मतलब एनोड पे पॉजिटिव ना के नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है बेसिकली, एनोड अगर है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड हमारा नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम बैटरी कह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? कहीं ना कहीं एक अपन को कंटेनर चाहिए होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेनर। ओके, तो कहने का मतलब कुछ ऐसा दिखता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सी प्रोसेस होती है इसके अंदर? तो इसके अंदर होती है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आगे की चीज समझो, होता क्या है जब बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो उसके लिए ई सेल जो होता है वो नेगेटिव आता है, या मैं ऐसा कहूं इसके अंदर कहीं ना कहीं आपने एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में सेल को कनेक्ट किया, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड को आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ में कनेक्ट किया है। तो यहां पर जो प्रोसेस होगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप कहते हो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी।
अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चीजें स्ट्राइक होंगी, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस अगर प्रोसेस हो रही है तो उसके लिए सबसे पहली चीज है वहां पर डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, डेल्टा एस नेगेटिव में आएगा, और ई सेल जो है आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूं, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल है ना। तो अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसके यहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव। अरे देखो, अगर मुझे डेल्टा जी पॉजिटिव चाहिए, यहां पर पहले से एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, अब ई सेल नेगेटिव हुआ तभी तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव कन्वर्ट होगा ना, मतलब ई सेल यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा, ठीक है। आगे अगर आप बात करें गैल्वेनिक सेल की, तो गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, वो थोड़ा अलग चीज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वहां पर ई सेल पॉजिटिव में आता है, यहां पर ई सेल नेगेटिव में आता है। ये चीजें अपन को एक्सटर्नल मैंने बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब आगे की चीज समझो, थोड़ा सा एनोड और कैथोड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन बढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ, ठीक है। तो यहां पर देखो एनोड के बारे में, बात करूं तो एनोड के बारे में ये होता है बेसिकली, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए कहीं ना कहीं, या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे कोई स्पीसीज, तो उस केस में उसको कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, ये लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर मैं बात करूं किसकी, मैं बात करता हूं अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। अगर अपन बात करें कैथोड की, तो कैथोड के केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। दूसरी चीज ये राइट में प्रेजेंट होता है। अब बात करें CRRP, राइट हो गया, रिडक्शन हो गया, और इसकी जगह नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा। तो अब देखो जरा, अब यहां पर बेसिकली चीजें, रिडक्शन समझ में आ गया होगा। रिडक्शन किसको कहते हैं, रिडक्शन बेसिकली या तो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए किसी भी चीज की, मतलब किसी स्पीसीज की, या फिर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। दूसरी चीज यहां पर राइट में प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज, अगली चीज क्या होती है, नेगेटिव, इस पे चार्ज नेगेटिव होता है। देखो नेगेटिव चार्ज है कैथोड पे, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर एक चीज होगी कि सर हम जब लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो क्या वहां पर भी ऐसा जरूरी है कि कैथोड राइट में ही होना चाहिए, कि कैथोड इज ऑलवेज राइट? ऐसा नहीं है। जब हम एक पेपर पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को बनाते हैं या फिर हम एक बोर्ड पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें जनरली कैथोड राइट में होता है, एनोड लेफ्ट में होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है, बस एक तरीका है, या फिर अपन स्टैंडर्ड के तौर पे ऐसा मान दें कि एनोड लेफ्ट में होगा, कैथोड राइट में होगा। लेकिन लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो एक जने के लिए तो वो, तो जैसे एनोड की बात करता हूं, मेरे लिए वो लेफ्ट में हो गया, लेकिन उधर से अगर बंदा देख रहा है उसके लिए तो राइट में हो गया। तो पेपर की बात चल रही है, समझ में आ गया। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब जरा चीजों को समझो कि अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइसिस समझना है, इलेक्ट्रोलाइसिस को मैं दो तरीके से समझ सकता हूं। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, बेसिकली मूवमेंट ऑफ आयंस हुई, मैंने इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया सेल के अंदर, मूवमेंट ऑफ आयंस हुई, किस वजह से, इलेक्ट्रोलाइट टूटा, जिससे मूवमेंट ऑफ आयन हुई, पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ गया, नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं आगे मैं बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए Cl- है, Cl- क्या नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो वो जाएगा एनोड की तरफ, और Cl- क्या Cl- की फॉर्म में एनोड की तरफ चला जाएगा तो सही, लेकिन वहां पर वो Cl- नहीं बनेगी, वो Cl2 गैस बन जाएगी। ऐसी H2 जाती है, जैसे H+ जाएगा कैथोड की तरफ तो H2 बना लेगा। जैसे अगर बात करूं Na+ की, Na+ कैटाइन है, तो वो कैथोड की तरफ जाएगा तो वो Na की फॉर्म में डिपॉजिट होगा। जनरली मेटल जो होती है वो मेटल कहीं ना कहीं डिपॉजिट अपन कहते हैं। अरे मेटल के लिए जो टर्म अपन कहते हैं, मेटल बनती है, तो वो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोड होता है उसको थिक कर दी जाती है, इलेक्ट्रोड पे जमती जाती है, तो हम कहते हैं डिपोजिशन हुआ है। दूसरी चीज अगर हम कहते हैं कि जो कैटाइन है अपना एनाइन है, एनाइन कहीं ना कहीं जनरल गैस होती है कहीं ना कहीं, जैसे Cl- हो गया, ठीक है। अपन बात करें F- हो गया, SO4 हो गया, या फिर अपन बात करते हैं OH- की, तो जो एनाइन है वहां पर अपन को देखना पड़ेगा कि वो गैस की फॉर्म में कहीं ना कहीं जनरली लिबरेट होते हैं, तो वहां पर गैस के लिए टर्म यूज करेंगे, दैट इज लिबरेशन। ओके, गैस बनती है। ओके, अब चलते हैं आगे, समझते हैं चीजों को। यहां पर हमको एनालिसिस करना है, मतलब अगर आप बात करें स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस की, देखो अगर मुझे कोई भी चीज समझनी है, जैसे एक क्लास की बात करता हूं, क्लास में मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, 60 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के अंदर, तो उस क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं वो उनकी क्वांटिटी हो गई।
मैं बात करूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं या फिर बहुत अच्छे हैं पढ़ने के अंदर, उनकी अमाउंट कुछ होगी, तो ऐसा अपन कह सकते हैं कि क्वांटिटी इनकी 60 है लेकिन क्वालिटी मान लीजिए इनकी 10 ही है। क्वालिटी जो बच्चे हैं, मतलब टॉपर बच्चे, मतलब क्वालिटी वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, मतलब रैंक अच्छी मारते हैं, ठीक है, पेपर को अच्छा क्रैक करते हैं, पेपर को अच्छा एनालाइज करते हैं, वो बच्चे जो हैं उनकी नंबर 10 ही है। मतलब अगर मैं बात कर दूं, थोड़ा मैंने कहीं स्टडी करी क्लास की, तो उसमें मुझे दो चीजें मिली, क्वालिटी और क्वांटिटी। ऐसे ही अगर मुझे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है तो वहां पर भी आपको दो तरीके से स्टडी करनी होगी, एक तो क्वांटिटेटिव स्टडी और एक होगी क्वालिटेटिव स्टडी। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि दो अलग कंसेप्ट यहां से निकलते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पर हम दो चीजें करेंगे, एक तो है क्वालिटेटिव स्टडी और दूसरा है क्वांटिटेटिव स्टडी। अब देखिए जरा, क्वालिटी से आप क्या समझते हो जनरली? क्वालिटी से अपन यही तो समझते हैं कि जो चीजें अपन बात करें कि जैसे क्वालिटी मतलब, जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस का एग्जांपल लेता हूं, इलेक्ट्रोलाइसिस में हुआ क्या है, सबसे पहला वाला जो पेज यहां पर देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, हमको ये पता है जो कैटाइन है वो कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा, सिंपल यही लिखा हुआ है। कैटाइन जो है वो कैथोड की तरफ जाएगा, एनायन एनोड की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा करूं मैं यहां पर मोर देन वन कैटाइन ले लूं, मोर देन वन एनायन ले लूं, ठीक है, मोर देन वन कैटाइन, मोर देन वन एनायन। नॉर्मल केस का तो पता है, अगर एक कैटाइन होगा एक एनायन होगा, कैटाइन कैथोड की तरफ चला जाएगा, एनायन एनोड की तरफ चला जाएगा। लेकिन मोर देन वन कैटाइन हो, मोर देन वन एनायन हो, तो उस केस में वहां पर आपको यह देखना पड़ेगा कि कौन वहां पर डिपॉजिट होगा, कौन वहां पर लिबरेट होगा। मतलब जो एनोड और कैथोड पे लिबरेशन और डिपोजिशन होगा सब्सटेंस का, उसको आपको ट्रैक करना पड़ेगा, उसको पहचानना पड़ेगा। तो यहां पर क्वालिटी से मतलब है कि एनोड और कैथोड पर कौन सा सब्सटेंस है जो बेसिकली डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, वो चीज अपन को देखनी है। मतलब अब इसके लिए क्या, कुछ ना कुछ अपन को टूल यूज करना पड़ेगा। वो टूल क्या होगा? तो यहां पर हमको जो टूल यूज करना है दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। उसको हम क्या कहते हैं? डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? क्वांटिटी, मतलब अब देखूं जरा कि जैसे मान लीजिए कि Na+ कैथोड की तरफ गया है, ठीक है, तो Na+ कितना डिपॉजिट हुआ है कैथोड की तरफ, उसकी अमाउंट कितनी है, 1 ग्राम डिपॉजिट हुआ है, 2 ग्राम डिपॉजिट हुआ है या फिर 0.5 ग्राम डिपॉजिट हुआ, कितनी अमाउंट उसकी डिपॉजिट हुई है। तो क्वांटिटी का यहां पे मतलब है अमाउंट से। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं फैराडे लॉ। जो टूल होगा, टूल अपन कौन सा यूज करेंगे यहां पर? फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ दो होते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। हमको यहां पर बेसिकली बात करनी है क्वालिटेटिव स्टडी, सेकंड लेक्चर के अंदर फैराडे लॉ की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव स्टडी में हम ये देखेंगे कि एनोड और कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड और कैथोड की तरफ कौन बेसिकली जाएगा, Na+ जाएगा, H+ जाएगा या फिर Cl- जाएगा, OH- जाएगा, ये चीज अपन को देखनी है। चलिए, अब यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात है यार, कि अगर एक सिंपल एग्जांपल लो मैं आपके सामने। सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक कैटाइन है, देखो सिंपल एग्जांपल ऐसे ले लो, ये मेरा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, एनोड हो गया, कैथोड हो गया। इसके अंदर मैंने मान लीजिए क्या किया, मोल्टन NaCl डाला। मोल्टन NaCl का मतलब क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है मोल्टन NaCl वो Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, ठीक है, Na+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, ओके। अब Na+ क्या है, कैटाइन है, और कोई एनायन नहीं बनेगा और कोई कैटाइन नहीं बनेगा। तो Na+ जो है वो चला जाएगा कैथोड की तरफ और एनायन जो है वो चलाएगा एनोड की तरफ। तो मैं ये लिख रहा हूं यहां पर कि एनोड पर जो रिएक्शन होगी वो कुछ ऐसे होगी, Cl- कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन कैसे दिखाते हैं, या तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो, ऑक्सीडेशन हो गया है। दूसरा क्या है, कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर होगा रिडक्शन। यहां पर Na+ क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किया है उसको एक्सेप्ट करेगा और रिजल्टेंट आप ये कहते हो यहां पर NaS, मतलब मेटल बन जाए। तो होगा क्या,
इस तरीके से मेटल यहाँ पर डिपॉजिट होती जाएगी और यहाँ से बेसिकली Cl2 गैस निकलती जाएगी। तो ये होता है जनरल केस, जब एक कैटाइन हो एक एनाइन हो, मतलब जहां पर एक टाइप ऑफ कैटाइन हो एक टाइप ऑफ एनाइन हो, वहां पर कंपटीशन है ही नहीं, सिंपल चीज है, कैटाइन कैथोड की तरफ, एनाइन एनोड की तरफ। लेकिन अगर ऐसा हो जहां पर कंपटीशन है, कंपटीशन कैसे, या तो ऐसा हो कि कैटाइन मोर देन वन है, या फिर ऐसा हो कि मोर देन वन एनाइन है, या फिर ऐसा हो कि दोनों मोर देन वन कैटाइन भी है, मोर देन वन एनाइन है, तो वहां पर हमको जो टूल यूज करना है दैट इज डिस्चार्ज पोटेंशियल। अब यार डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल से हमको कैसे पता चलेगा? यार डिस्चार्ज पोटेंशियल कुछ ऐसा बात है, जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए ले, डिस्चार्ज पोटेंशियल जैसे नाम से पता चल रहा है कि ऐसा पोटेंशियल जो कहीं ना कहीं अपन बात करें कि जैसे एक बात करते हैं कि आयनेशन एनर्जी जिसके लिए कम होती है उसको उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, वैसा ही कुछ यहाँ पर है कि अगर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है उसको कम टाइम लगेगा एनोड या कैथोड की तरफ जाने के लिए। मतलब जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है मतलब वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। जल्दी डिस्चार्ज होने से मतलब क्या है, वो एनोड और कैथोड पर जल्दी बन जाएगा, इसका मतलब ये है। तो होता क्या है, एक स्टेटमेंट यहां पर लिख रहा हूं कि जिस स्पीसीज का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, स्पीसीज विच इज हैविंग द लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल विल डिपॉजिट फर्स्ट, डिपॉजिट या फिर लिबरेट, अगर गैस की बात कर रहे हैं, लिबरेट फर्स्ट ऑन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये चीज अपन को समझ में आ गई कि अगर मैं बात करता हूं कि डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो जल्दी डिस्चार्ज होगी या फिर जल्दी वो लिबरेट होगी। अब देखो जरा यहां पर क्या है, हो सकता है मोर देन वन कैटाइन हो, मोर देन वन एनाइन हो। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपके लिए ऑर्डर लेके आया हूं, किसका, यहां पर ऑर्डर लेके आया हूं मैं एनाइन का। तो एनाइन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप याद कैसे करोगे, F माइनस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ऐसे याद कर लो। फिर जो सल्फेट, नाइट्रेट और अपने पास में हाइड्रोक्सो है, ठीक है, OH माइनस है, इनको कैसे याद करोगे? तो यहां पर इनको नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है कहीं ना कहीं उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो F माइनस हो गया, उसके बाद में Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ऐसे याद रख लो। अब इनके बीच में सल्फेट, नाइट्रेट और जो है OH माइनस है उसको ऑक्सीजन एटम की नंबर, ऑक्सीजन एटम की घटते हुए ऑर्डर में अरेंज कर दो। फिर इधर देखो कैटाइन को कैसे याद करो, K प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस। फिर ट्रिक है अपनी, अल्लाह जानता है क्यों आज आए। क्या लिख रहा हूं मैं, अल्लाह जानता है क्यों आज आए। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, इनको थोड़ा इनिशियल वैसे याद रख लो, K प्लस, Na प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, अल्लाह जानता है क्यों आज आए। ठीक है, होगा क्या, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल समझाता हूं, अपने पास में चॉइस है Cl माइनस की और OH माइनस की। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, Cl माइनस का कम है। और इधर मैंने क्या लिखा हुआ है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो इलेक्ट्रोड पर जल्दी डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा। मतलब कहीं ना कहीं OH माइनस ना बन के, OH माइनस O2 बनाता है, Cl माइनस Cl2 बनाएगा, तो यहां पर Cl2 गैस बनेगी। कहां बनेगी, एनोड पर बनेगी। क्यों, क्योंकि एनाइन एनोड की तरफ जाता है। ठीक है, कैटाइन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास में Na प्लस की चॉइस है, अपने पास में H प्लस की चॉइस है। किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, H प्लस का कम है, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो जल्दी कैथोड की तरफ चला जाएगा। और किसकी फॉर्म में डिपॉजिट होगा, किसकी फॉर्म में ये लिबरेट होगा, कहीं ना कहीं H2 गैस की फॉर्म में। तो यहां तक चीजें अपन को समझ में आ गई होंगी। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका एग्जांपल लेके मैं आपको चीजें बताऊंगा कि एनोड पर कैसी प्रोसेस होगी, कि अगर मैं ये इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं तो एनोड पर कौन सी प्रोसेस होगी, कैथोड पर कौन सी प्रोसेस होगी, और इसका रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा, उसकी पीएच पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हमने ले लिया मोल्टन NaCl का। वैसे मोल्टन NaCl का केस हमने समझ लिया है। मोल्टन NaCl मतलब जहां पर Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। तो सिंपल केस क्या था, वहां पर Na प्लस बना था और Cl माइनस बना था। आपको ये पता है Na प्लस किसकी तरफ जाएगा, Na प्लस कैटाइन है तो कैथोड की तरफ चला गया, और Cl माइनस एनाइन है तो वो एनोड की तरफ चला गया। तो एनोड पर क्या हुआ था, Cl माइनस कहीं ना कहीं Cl2 में कन्वर्ट हुई थी और रिजल्टेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन निकला था। ठीक है, तो यहां पर Cl2 मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि यहां पर Cl2 गैस बनेगी। कहीं क्या बनेगी, Cl2 गैस। और इधर क्या हुआ था, NaS। अब देखो जरा
यहां पर क्या है, रिजल्टेंट अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं तो सॉल्यूशन में क्या बनेगा, मोल्टन NaCl है, और मोल्टन NaCl का फाइनल रिमार्क क्या लिखें, देखो Na भी गया, Cl- भी गया, तो रिजल्टेंट क्या होगा, कुछ इसमें खास बचेगा नहीं, लास्ट में रिएक्शन कंप्लीट होगी, कुछ नहीं बचना, इलेक्ट्रोलाइट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, Na+ Cl- भी बन रहा है, साथ साथ में H+ भी OH- भी बनेगा। क्यों? क्योंकि एक्वस NaCl की बात करें हमने, ये जो केस लिया था इसमें क्या है, एक्वस NaCl है, इसके अंदर Na+ भी बनेगा, OH- भी बनेगा, और Na+ और Cl- तो बन ही रहे हैं कहीं ना कहीं। अब यहां पर बात आएगी डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर की, तो देखो जरा क्या क्या बन रहा है इसके अंदर, Na+ है, Cl- है, और क्या है, वाटर से क्या आया, वाटर से H+ आया और OH- आया, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले हम कैटाइन वाला केस देखते हैं। मैंने क्या बोला, डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर मैं कंपेयर करूं किस किस का, मैं कंपेयर करता हूं Na+ का और H+ का, भाई साहब जमीन आसमान का अंतर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो कहने का मतलब यहां पर कंपैरिजन नहीं है, और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा रिजल्टेंट वो कैथोड की तरफ चला जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, कैथोड पर तो H2 गैस बनेगी, और बात करते हैं यहां पर Cl- और OH- का, ये केस भी मैंने आपको समझाया हुआ है। क्या बोला था मैंने, Cl- ये रहा, OH- ये रहा, जिस डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, Cl- का कम है, तो रिजल्टेंट Cl2 गैस एनोड पर बन जाएगी। अब देखो जरा होगा क्या, Cl- गायब होता जाएगा टाइम के बाद में, और अपने पास में H2 भी गायब हो रहा है। रिजल्टेंट क्या बचा, Na+ बचा, OH- बना, तो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ NaOH जो है वो टाइम के साथ में बढ़ती चली जाएगी। और आपको ये पता है क्या, जो NaOH होता है कहीं ना कहीं नेचर में बेसिक होता है, और अगर वो बेसिक है pH ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी, बढ़ जाएगी टाइम के साथ में, ठीक है। अब चलते हैं अगला केस देखते हैं। अगला केस अपने पास में H2SO4 PT इलेक्ट्रोड। अब देखो जरा इलेक्ट्रोड के बारे में जरा जान लेते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एनोड कैथोड की बात नहीं कर रहा, दो टाइप के जो इलेक्ट्रोड हैं हम बात करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड और पैसिव इलेक्ट्रोड, मतलब या फिर जिसको इनर्ट इलेक्ट्रोड अपन कहते हैं। जैसे ऐसे समझो, जैसे आपने कहीं ना कहीं ऐसा समझा हो कि महाभारत के बारे में पढ़ा है, या फिर कोई जैसे महाभारत में क्या हुआ बेसिकली, जैसे या फिर मैं बात करता हूँ हरियाणा वाले में कुरुक्षेत्र करके जगह है, ठीक है। तो वहां पर कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे जो बाहर से जो अपन बात करते हैं कि जैसे कोई जितने भी तुर्क आते थे ना इंडिया पर अटैक करने के लिए, तो वो हरियाणा वाले क्या करते थे बेसिकली, जैसे एक होता ना कि जगह अवेलेबल करा रहे हैं बट उसमें खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो उनको तो कहा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो बस जैसे इलेक्ट्रोड का काम क्या है, इलेक्ट्रोड पे कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, जिसको ऑक्सीडेशन कर रहा है वो एनोड हो गया, जिसपे रिडक्शन हो रहा है उसको कैथोड कह दिया, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड पर मतलब जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रही है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उसको तो कहते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। लेकिन जैसे अब एक्टिव इलेक्ट्रोड को कैसे समझें, बचपन में आपने सभी ने क्रिकेट खेला होगा, एक बच्चा होता था जिसपे बैट होता था, और आपको पता है जिसका बैट सबसे पहले बैटिंग उसकी, वैसा ही कुछ यहां पर है। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, भाई साहब वो ऐसा बोलता है, क्या बोलता है, मेरा बैट है सबसे पहले तो मैं खेलूंगा। मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या करेगा कि अरे मैं जगह अवेलेबल तो करा ही रहा हूं, साथ साथ में मैं ऑक्सीडेशन भी करूंगा, रिडक्शन भी करूंगा। मतलब अगर वो एनोड है तो ऑक्सीडेशन कर लेगा, और अगर कैथोड है तो वो रिडक्शन कर लेगा। मतलब कि अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, थोड़ा हमें भी उस टाइप का सीन है उसका। मतलब कि अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन भी करेगा, रिडक्शन भी करेगा। मतलब अगर बात करते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड की, अगर मैं बात करता हूं एजी इलेक्ट्रोड की, मैं बात करता हूं जिंक इलेक्ट्रोड की, मैं बात करता हूं यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं। तो यहां पर जरा उसके बारे में जान ही लेते हैं। एक्टिव इलेक्ट्रोड के एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर, जिंक, ठीक है। यहां पर प्लेटिनम जो इलेक्ट्रोड होता है, कहीं ना कहीं प्लेटिनम हो गया, मरकरी जो इलेक्ट्रोड है वो बेसिकली प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, बेसिकली यहां पे याद रखो ये अपने पैसिव इलेक्ट्रोड जिनको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड कहते हैं, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर समझो, एग्जाम्पल के लिए क्या है,
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ना तो ऑक्सीडेशन करेगा ना ही रिडक्शन करेगा, वो सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, वो बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए जगह अवेलेबल करा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, H+ बनेगा, आयंस की बात करें तो SO4 2- बनेगा, H+ बनेगा और OH- बनेगा। ये तो कहां से आए, ये तो H2SO4 से आ गए, और वाटर से H+ आया, OH- बना है। अब देखो वन टाइप ऑफ कैटाइन है, कहीं ना कहीं वन टाइप ऑफ कैटाइन है, तो आपको पता है यहां पर तो H2 गैस बन जाएगी, कहां पर, कैथोड पर, ठीक है। अब कंपटीशन किस किस के बीच में होगा, सल्फेट आयन के बीच में और OH- के बीच में। किस किस के बीच में हो रहा है, सल्फेट आयन के बीच में। आप यहां पर मैं बता देता हूं, ये डाइल्यूट H2SO4 है। कैसा है, डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है। H2 है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर। आपको पता है सल्फेट आयन और OH- में किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा था, सल्फेट का। तो जिसका ज्यादा होता है वो डिस्चार्ज नहीं होता, OH- जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो OH- जो है कहीं ना कहीं O2 की फॉर्म में डिस्चार्ज होगा और क्या बनाएगा, मतलब OH- विल कन्वर्ट इनटू O2। तो यहां पर आपको O2 गैस देखने को मिलेगी, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, O2 गैस आपको देखने को मिलेगी। अब देखो H+ गया, ठीक है, अपने पास में OH- भी गया, क्या बचा रिजल्टेंट, यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 है, टाइम के साथ में बढ़ती चली जाएगी, और अगर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 बढ़ रही है, वाटर की घटती जा रही है, इसका मतलब pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होती जाएगी। चलिए अगला एग्जांपल, इनको जल्दी जल्दी करते हैं। अब यहां पर क्या है, Cu2+ और अपने पास में SO4 2-। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बस इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, और H+ है, OH- है, सल्फेट और OH- में O2 गैस बन गई, ठीक है। Cu2+ और H+ में क्या पता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, कम देखना अपन को। तो यहां पर देखो H+ है, Cu+ है, अपना Cu2+ है, सॉरी, ठीक है। Cu2+ जो है कहीं ना कहीं उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो रिजल्टेंट एनोड पेयर कहां है, O2, ठीक है। कैथोड पर क्या होगा, कहीं ना कहीं अपने पास में Cu2+ विल कन्वर्ट इनटू Cu मेटल। चलिए अब देखो रिजल्टेंट जो सॉल्यूशन है वो क्या बचेगा, अपना Cu2+ गया, Cu2+ गायब हो गया, और इधर से O2 गायब हुआ, मतलब OH- गायब हुआ है। रिजल्टेंट क्या बन गया, H+ और SO4 2- क्या बनाएंगे, H2SO4। तो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 है, टाइम के साथ में बढ़ती चली जाएगी, मतलब pH ऑफ द सॉल्यूशन विल डिक्रीज। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, CuSO4 कॉपर इलेक्ट्रोड। अब ध्यान से भाई साहब, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड है, मैंने बोला था अकेले अकेले मजे नहीं लेने देंगे, थोड़ा हमें भी ऐसा वाला सीन है कि कॉपर इलेक्ट्रोड बोलेगा, Cu2+ तो अपना पता है जाएगा, कैथोड पे चला जाएगा, लेकिन एनोड पर यहां पर H2 गैस नहीं बनेगी। एनोड पर मतलब एनोड पर बेसिकली अपना OH- या फिर सल्फेट आयन नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं सल्फेट आयन नहीं जाएगा। कौन जाएगा, कॉपर इलेक्ट्रोड बेसिकली पार्टिसिपेट करेगा, और कॉपर यहां पर क्या बना देगा, Cu2+ बना देगा। मतलब यहां पर Cu जो है वो Cu2+ में कन्वर्ट होगा, और यहां पर क्या होगा अपना, अरे ऐसे देखो, Cu2+ SO4 2-। ओके चलिए समझ में आ गया, H+ OH-। हमको लगता क्या है, हमको ये लगता है कि इसमें तो पता है कि यहां पर तो CuS बन जाए कहीं ना कहीं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट यहां पर आएगा कि SO4 2- में से SO4 2- जाएगा, OH- जाएगा। इसमें भी बच्चे निकाल लेंगे OH- जाना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज पोटेंशियल OH- का क्या है, यहां पर कम है, जिसका कम वो जल्दी जाता है। तो यहां पर बच्चे लिख देंगे O2, लेकिन एक्चुअल में O2 है ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है भाई साहब उधर बैठा है कॉपर इलेक्ट्रोड, और अगर कॉपर इलेक्ट्रोड की बात करें वो एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो खुद वो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन के अंदर, जिसका वेट सबसे पहले बैटिंग उसकी। तो भाई साहब कॉपर इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहां पर Cu2+ बना लेगा। Cu जो है वो कहीं ना कहीं Cu2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, कहीं ना कहीं जो ये वाला Cu2+ है। तो रिजल्टेंट होता क्या है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज इन सॉल्यूशन। और देखो ये थोड़ा एक्सेप्शन वाला केस आप कह सकते हो, वैसे एक्सेप्शन नहीं है, लॉजिक है। एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो एक्टिव इलेक्ट्रोड पहले पार्टिसिपेट करेगा, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। चलिए Na2SO4 कंसंट्रेट है, Na+ SO4 2-। ओके,
एक्वस है कहीं ना कहीं, तो H प्लस OH माइनस। तो आपको पता है Na प्लस और H प्लस में तो कंपटीशन आपको पता कहीं ना कहीं H2 गैस कैथोड पर बन जाएगी। अब देखो जरा, लोचा होगा, लोचा यहां पर क्या होगा, हमको ये लगता है कि OH माइनस और SO4 माइनस में OH माइनस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कहीं ना कहीं किसका कम है, OH माइनस का कम है, तो O2 गैस एनोड पर बननी चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, कंसंट्रेट Na2SO4 लिखा हुआ है। होगा क्या, कंसंट्रेशन ऑफ SO4 माइनस कहीं ना कहीं OH माइनस से बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसको ऐसे समझो, अगर मेरा इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए, तो होगा क्या, जो सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, OH माइनस की बहुत कम हो जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या होगा इस केस में, OH माइनस की कंसंट्रेशन कम है SO4 माइनस से, ठीक है। अगर ये वाला केस हो रहा है, तो इस केस में सल्फेट आयन की अमाउंट ज्यादा है, तो रिजल्टेंट सल्फेट आयन यहां पर डिपॉजिट होगा। अब बात आती है सल्फेट आयन, यहां पर सल्फेट आयन किस फॉर्म में जाएगा, तो H2OH2 माइनस की फॉर्म में वो चला जाएगा। कहां पर जाएगा, एनोड की तरफ। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेट है इस वजह से अमाउंट उसकी ज्यादा हो गई, और अमाउंट अगर ज्यादा बात करें तो रिजल्टेंट जिसकी अमाउंट हो, जैसे ऐसे समझो यार, यहां पर सल्फेट आयन है, यहाँ पर OH माइनस है। अब देखो सल्फेट आयन की अमाउंट यहाँ पर एनोड के पास में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो रिजल्टेंट इसको कम टाइम लगेगा यहाँ पे पहुंचने में, लेकिन OH माइनस भागता हुआ आ रहा है, पहुंच ही नहीं पा रहा, अमाउंट कम है ना, समझो। इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट यहाँ पर क्या हुआ, सल्फेट आयन डिपॉजिट होगा। अब देखो सॉल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सॉल्यूशन पर कुछ इस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, H2 गया, ठीक है, मतलब H प्लस चला गया, SO4 माइनस गया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन क्या बचा, NaOH। तो कंसंट्रेशन ऑफ NaOH जो है टाइम के साथ में कहीं ना कहीं बढ़ेगी, और NaOH बेसिकली बेस होता है, pH ऑफ द सॉल्यूशन भी बढ़ जाएगी। अगला वाला केस देखो, एक्वस NaOH है, और ये वाला जो केस है आप इनको खुद कर सकते हो, इनको आप खुद कर सकते हो, होमवर्क है कहीं ना कहीं, इनको ट्राई करना खुद, इसको भी ट्राई करना। अब एक चीज है जो मुझे आपसे बेसिकली बात करनी है, एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, 3 बेसिकली आपको करने हैं। एक तो है कंसंट्रेट H2SO4, इसमें आपको बताना है एनोड पर क्या होगा, एनोड पर कौन सी गैस बेसिकली लिबरेट होगी या फिर कोई सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, और कैथोड पर क्या होगा, और फाइनल रिमार्क क्या होंगे। ये चीज आपको लिखनी है किसके बारे में, कंसंट्रेट H2SO4, जहां पर वो PT इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं प्लेटिनम क्या है, कहीं ना कहीं इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इस तरीके से आपको करना है। अब बेसिक सी बात है, आपको अगर बहुत सारे बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड भी कर लिया, तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर इसमें एनरोल कैसे करना है। देखो ऐप डाउनलोड करने के फायदे बता देता हूँ, यूट्यूब पे अगर क्लास देख भी लोगे ना, एनोटेड पीपीटी या नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए। अगर आपको क्रैक करना है तो नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं भाई साहब। अब वीडियो देख लोगे, नोट्स नहीं बनाए, जब एग्जाम आएंगी, अभी तो भाई साहब बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा मजा आ रहे होंगे सारे, लेकिन जब जैसे जैसे एग्जाम आती जाएंगी तो हमको नोट्स की दिक्कत होगी कहीं ना कहीं। तो नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाने ही बनाने हैं। अब नोट्स के लिए आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड करना। मैं बता रहा हूँ कैसे ऐप डाउनलोड करोगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ यहाँ पर अपना फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद में कुछ जनरल डिटेल्स हैं, उनको फिल कर लेना। OTP आएगा, उसको मतलब यहाँ पर डाल देना। उसके बाद में अपन को यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एंड प्रोफेशनल एग्जाम वाले ऑप्शन में जाना है। फिर अपन को यहाँ पर टॉपर्स नीट वाला ऑप्शन टिक करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद में अपन को यहाँ पर फाइनली आपको कुछ इस तरह की चीज दिखेंगी। अब देखो केमिस्ट्री वाले ऑप्शन में जाना। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर है, मैंने आपको सॉलिड स्टेट करा दिया है, मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिया है, और मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा रहा हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही सेकंड लेक्चर है। तो आप सेकंड लेक्चर के अंदर जाओगे तो वहां पर डाउनलोड मटेरियल करके चीज दिखेगी। अब उन डाउनलोड मटेरियल में आपको एक तो DPP दिखेगी और एक आपको एनोटेड PPT दिख जाएगी। उनको डाउनलोड करना, नोट्स आप वहां से बना सकते हो। दूसरी चीज DPP। अब देखो DPP में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उनको ट्राई करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने लेक्चर देख लिया, आपने थ्योरी पढ़ ली और क्वेश्चन नहीं करे तो डॉक्टर बनना अगर नहीं करे ना तो भाई साहब डॉक्टर बनने का सपना आपका अधूरा का अधूरा रहेगा। सिंपल, भले ही ये कड़वी बात लगेगी लेकिन ये सच है। क्वेश्चन करने ही करने हैं। अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। और ये तो केमिस्ट्री है भाई साहब, और कहीं ना फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में तो यार क्वेश्चन करने ही है।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऐसा चैप्टर है जो बहुत आसान है, लेकिन हम इसको खुद टफ बना लेते हैं। ये ऐसी चीज है जो जनरल डेली लाइफ के अंदर आप देख सकते हो। इतनी चीजें हैं जो आपको दिख जाती हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जहां पर लगती है। और ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको कराया, जो बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है, आप बचपन में बहुत करे होंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला लेक्चर ले लिया है, आई थिंक अपन को चीज समझ में आ गया। आप तीन होमवर्क दिए हैं वो करने हैं, ठीक है। उनका आंसर मैं अगले लेक्चर के अंदर दे दूंगा। अब क्या है, अगला लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे कहां पर, फैराडे लॉ के बारे में, जो टूल है सेकंड किसके लिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब देखो फैराडे लॉ है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन नीट के अंदर बनता है। तो आगे अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं। जैसा कि हर लेक्चर के लास्ट में आपसे मैं कहता हूं, पढ़ना है लेकिन मजे के साथ में पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।